And at the moment with us, our other favorite political party, Mr. Arvind Kejriwal's party, the Aam Aadmi Party, we have advocate Sandeep Khatke with us. Sandeep Khatke साहब, नमस्कार. नमस्कार नमस्कार. How are you, sir? How are you? सर, अभी एग्जिट पोल्स तो दिखा रहे हैं बीजेपी हर जगह जीत रही है. मतलब ये क्या है सर? बीजेपी बीजेपी हार रही है कि जीत रही है? जीत रही. एग्जिट पोल दिखा रहे हैं बीजेपी जीत रही है. मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप. सामने टीवी चैनल चल रहा है, मैं टीवी पे देख रहा था जी. तो टीवी पे दिख रहा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी हार रही है. अरे बाप रे, यहाँ तो दिख रहा है कि बीजेपी की क्लीन स्वीप है. ये इंडिया टुडे की एग्जिट पोल दिखाती है कि बीजेपी इज गेटिंग 140 to 162 सीट्स इन मध्य प्रदेश एंड कांग्रेस इज गेटिंग ओनली 68 to 90. ये इंडिया टुडे बोलता है. आप कौन सा चैनल देख रहे हो सर? अभी काफी डिबेट जो मैं सुन रहा था, काफी मेरे मित्र जो है पत्रकारिता से वो गए थे अलग अलग राज्यों में, उनसे भी बात चल रही थी जी. तो सबका वही कहना है कि पूरे देश में मतलब अभी जो 5 राज्यों के इलेक्शन हुए, 5 राज्यों के इलेक्शन में जो राजस्थान का इलेक्शन है, राजस्थान के इलेक्शन में कांटे की टक्कर होगी. मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो है वो वन साइड स्वीप करेगी. तेलंगाना में बीआरएस फिर से टीआरएस हो जाएगी और वहां पे भी कांग्रेस को अच्छा खासा मैंडेट मिल रहा है क्योंकि लोगों में वहां पे वही भावना है कि बीआरएस और एमआईएम पार्टी, एमआईएम पूरे देश में इलेक्शन लड़ती है लेकिन एमआईएम खाली 9 सीटें वहां पे लड़ रही है जी. और वो भी सिर्फ हैदराबाद की लड़ रही है. तो बीआरएस को और एमआईएम को दोनों भी बीजेपी, दोनों पार्टी को बीजेपी का सपोर्ट है. इसके लिए बीजेपी के अगेंस्ट वोट करना है तो कांग्रेस वोट करना है. वो हिसाब से लोगों ने वहां पे वोटिंग किया है. छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल फिर से रिपीट हो सकते हैं ऐसे, मतलब काफी जो मेरे मित्र है जो पत्रकारिता में है, जो वहां पे फील्ड पे रिपोर्टिंग कर रहे थे, उनका कहना है. लेकिन देखते हैं, अगर 3 तारीख को रिजल्ट है, 3 तारीख को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा. और मुझे तो ऐसा लगता है क्योंकि देश बदलाव चाह रहा है और वो बदलाव जो है ये मिनी इलेक्शन है, ये 5 राज्यों के इलेक्शन, और इधर से ही अभी शुरुआत हो जाएगी ऐसा मुझे लगता है. देखते हैं 3 तारीख को. लेकिन संदीप पाटके साहब, एक चीज तो है कि 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी कभी एग्जिट पोल में नहीं हारी है. नहीं, शायद से उनका ऐसा कहना, मतलब भारतीय जनता पार्टी का कहना ऐसा होगा कि भले जीते कोई भी सत्ता हम बनाएंगे. तो इस हिसाब से अगर होता रहेगा तो उसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता. भारतीय जनता के विरोध में आने वाला है. टक्कर है. Just one second. Yes. But I'll tell you what I've heard is, and this is something which is very, I'm sure you'll be able to react to it, कि मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में भी थोड़ा बहुत, लेकिन राजस्थान में आम आदमी पार्टी का वोट शेयर जो है वो काफी अच्छा होने वाला है. भले आप सीट जीतो या ना जीतो, ये मुझे मालूम नहीं है, बट यू विल गेट अ गुड वोट शेयर. इज दैट ट्रू? नहीं, आम आदमी पार्टी का चाहने वाला तबका एक अलग वोटर बेस है, जिनको पता है कि देश में 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया और पिछले 10 साल में बीजेपी ने क्या किया और पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी क्या कर रही है जी. तो ऐसे सोचने वाले भी काफी वोटर्स है जो आम आदमी पार्टी की तरफ आते हैं, जिनको लगता है कि बाकी सब पार्टियां राजनीति करती है लेकिन आम आदमी पार्टी काम की राजनीति करती है. तो इसके लिए आम आदमी पार्टी के साथ में वोट आना, ये मैं समझता हूँ कि ये पूरे जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है उनका जो वैक्यूम है वो वैक्यूम आम आदमी पार्टी की तरफ आ रहा है. लेकिन जैसे कि हम नई पार्टी है तो थोड़ा समय हमको लगेगा लोगों तक जाने के लिए. हमारे पास रीजनल फेसेस नहीं है. जैसे हम महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में भी लोगों को लगता है कि आम आदमी पार्टी आगे आए, लेकिन फिलहाल हम नई पार्टी होने की वजह से, हमारे पास अभी तक कोई एमएलए एमपी या कोई कॉर्पोरेटर नहीं होने की वजह से हमारी जो लीडरशिप है वो अभी तक लोगों को दिखने में नहीं आ रही है. तो हम धीरे धीरे काम कर रहे हैं और धीरे धीरे लोगों के मन में हम जगह बना लेंगे. जब लोगों के मन में पक्का विश्वास होगा कि आम आदमी पार्टी के पास भी अरविंद केजरीवाल जैसे राष्ट्रीय नेतृत्व है, वैसे हर राज्य में भी नेतृत्व है, तो मैं समझता हूँ कि हर राज्य में आम आदमी पार्टी का वोट शेयर जो है वो अच्छा खासा बढ़ेगा. काके साहब, I want to know, if the Congress wins, it is the victory of Aam Aadmi Party schemes, because जो schemes कांग्रेस लेके लोगों के पास गए, गरीब कल्याण स्कीम्स है, वो तो सब आम आदमी पार्टी के स्कीम्स का कॉपी पेस्ट है.
सो इसमें क्लियर कट एक चीज है, इफ द पीपल इलेक्ट द कांग्रेस, बिकॉज आप सब जगह ढंग से पहुंच नहीं पाए आम आदमी पार्टी, कांग्रेस आपके स्कीम्स को लेके पहुंचे, गरीब कल्याण योजनाएं, वो चिरंजीवी स्कीम 25 लाख से 50 लाख तक फ्री ट्रीटमेंट, जो इसके पास घर और लैंड ने घर भी दे दिया, लैंड भी दे दिया और 5 लाख भी घर पर बांधने के लिए, और ऐसे जो फ्री वुमन ट्रांसपोर्ट, तो ऐसे 200 यूनिट फ्री, तो ऐसे अच्छे अच्छे स्कीम जो आम आदमी के थे, जो पहले सोच रहे थे कि ये रेबड़िया है, ये हो ही नहीं सकता, ये से, तो ये स्कीम्स का जीत है, एक्चुअली ये स्कीम्स का जीत है, बिकॉज हर स्टेट, चारों स्टेट में कांग्रेस ने ये स्कीम लेके गए। और जो तेलंगाना में स्पेशली जोड़ो यात्रा, ये गरीब कल्याण स्कीम और करप्शन ऑफ केसीआर, तो आपको लग रहा है कि ये गरीब कल्याण स्कीम्स, अगर कांग्रेस विक्ट्री इज द विक्ट्री ऑफ आम आदमी पार्टी, गरीब कल्याण स्कीम्स के साथ? देखो, अरविंद जी का हमेशा कहना है कि राजनीति जो है वो लोगों के भलाई के लिए की जाती है और लोगों के भलाई के लिए करनी चाहिए। राजनीति ना ही कोई धर्म के लिए, कोई भाषा के लिए या पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए नहीं करनी चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल जी ने शुरुआत से, जब से वो सत्ता में आए तभी से उन्होंने जनता के लोकाभिमुख ही राजनीति की है। उन्होंने अच्छे स्कूल बनाए, अस्पताल बनाए, लोगों को फ्री बिजली दी, महिलाओं को फ्री बसेस के पासेस दिए, बुजुर्गों को तीर्थ यात्राएं दी, और उसके बावजूद आम आदमी पार्टी का जो बजट है हर स्टेट का, वो हमेशा प्लस में ही रहा है। जैसे आप देखेंगे पंजाब में पिछले 2 साल से 1800 करोड़ रुपए का बिजली डिपार्टमेंट को लॉस था, लेकिन पिछले 1 साल में आम आदमी पार्टी जब से आई है तब से पंजाब में हर लोगों को फ्री बिजली मिल रही है, और जो बिजली का डिपार्टमेंट है उसको 2000 करोड़ का मुनाफा हुआ है। तो इसका मतलब पूरा साफ है कि आम आदमी पार्टी के प्रशासन में भ्रष्टाचार नहीं होता, और लोकाभिमुख काम करने के बावजूद आम आदमी पार्टी स्टेट को प्लस में बजट देती है और जनता का पैसा जनता के पास जाता है। तो इसकी कॉपी अगर सब पार्टियां करती है तो फायदा जनता का ही होने वाला है। अरविंद जी ने हमेशा कहा है कि अगर हमारे से, हम मतलब आम आदमी पार्टी से या आम आदमी पार्टी के कोई नेता से कोई अच्छी चीज अगर कोई भी पार्टी को चाहिए तो उनको इनवाइट करे। अरविंद जी खुद गए थे, तमिलनाडु गए, तेलंगाना गए, हर जगह पे सीएम को जाके मिले। वहां पे उन्होंने बताया कि भाई ये हमारी स्कीम से आपके स्टेट में अगर इम्प्लीमेंट करनी है, हमारी तरफ से जो सहायता चाहिए वो सहायता हम देंगे। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में अगर ये सभी स्कीम्स और ये सभी फायदे लोगों को मिलते हैं तो अरविंद केजरीवाल का जो उद्दिष्ट है कि लोकाभिमुख राजनीति करने का, वो अपने आप तय हो जाए, साफ हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है उनके पास जो लीडर्स है वो सभी लीडर जो है वो कुछ ना कुछ पैसे कमाने के लिए राजनीति में आए, लोगों का भला करने के लिए नहीं आए। लेकिन भले अभी वो दिखा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की जो नीतियां है वो अपना कर वो सत्ता तक पहुंच सकते हैं, लेकिन उनको डिलीवर भी करना पड़ेगा। ये धारावी वाले स्कीम का क्या हुआ? बिकॉज आपने आवाज उठाया था, चारों मीन्स उद्धव जी, कांग्रेस, आप सब मिलके ये बोले थे हम विरोध करेंगे धारावी वाले प्रोजेक्ट, जो अडानी का जो मनमानी है और लोगों का रिहेबिलिटेशन रिलीफ का चीज है, जो बिल्डर्स में प्रेशराइज करके एफएसआई उनसे खरीदने वाली बात है, उसको कानून बनाना, ये सब विषय आपने उठाया था। और ये बहुत सेंसिटिव इशू है कि एक ही व्यक्ति को, एक ही प्रोजेक्ट को इतना सारा बेनिफिट्स क्यों? प्रश्न राइट उठाए थे आपने, मोर्चा भी निकाला था। क्या आपको लग रहा है कहीं ना कहीं आगे जाके इसमें सफलता हासिल हो पाएंगे आपका? नहीं, अगर सरकार चाहती है कि धारावी के लोगों का विकास होना चाहिए तो धारावी के लोगों को इस प्रोजेक्ट के हर एक चीज में शामिल करना होगा। अगर सरकार चाहती है कि सिर्फ अदानी का फायदा हो तो धारावी कर जो है रास्ते पे उतरेगा और इस प्रोजेक्ट का विरोध करेगा। धारावी की हर जनता विकास चाहती है, लेकिन विकास वहां के लोगों का, वहां के घरों का होना चाहिए, ना कि बिल्डर का। पहले से हमारी ये भूमिका रही है कि अदानी को विरोध इसके लिए है क्योंकि अदानी को जिस प्रकार से टेंडर प्रक्रिया दी, वो पूरी टेंडर प्रक्रिया जो है वो सस्पिशियस है। क्योंकि इसके पहले जो बिल्डर था सेकलिंक, जो सऊदी अरबिया की कंपनी थी, उसको 7,200 करोड़ में 4 सेक्टर दिए थे, 1 नंबर से लेकर 4 नंबर का। लेकिन जैसे एक नंबर से 5 नंबर सेक्टर और एडिशनल रेलवे की जमीन वहां पे मिली तो टेंडर कंडीशन राज्य सरकार ने चेंज की और अदानी को उसमें घुसा के वही सेम टेंडर जिसमें एडिशनल 1 सेक्टर और 45 एकर्स की रेलवे की लैंड, ये सब मिलाकर 5,069 करोड़ में 5,069 करोड़ में अदानी को दी। उसी समय हम सभी को पता चल गया कि धारावी को जो है वो अदानी को बेचने का प्लान राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने किया है और इससे सिर्फ अदानी का फायदा होगा, धारावी का फायदा नहीं होगा। इसके लिए हमने शुरू से ही अदानी को विरोध किया और आज भी हमारा विरोध उसी लिए जारी है क्योंकि अभी धारावी पूरे मुंबई में 3 करोड़ 20 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन चालू है।
और पूरे धारावी में जो है सिर्फ धारावी पुनर्वसन प्रकल्प में 10 करोड़ का एफएसआई जो है वो जनरेट होने वाला है। तो उसमें से 4 करोड़ धारावी को जाएगा और 6 करोड़ एफएसआई जो अदानी को सेल के लिए मिलेगा। यानी पूरे मुंबई में जितना कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसका डबल एफएसआई जो है वो अदानी को मिलेगा। यानी अदानी को जितना भी अभी मुंबई का रियल एस्टेट का शेयर है वो लगभग मेरे ख्याल से 50-60% कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो अदानी का रहेगा। तो अदानी पूरे हिंदुस्तान का नंबर 1 डेवलपर बनेगा, वो सिर्फ धारावी के नाम पर। तो ये सीधा सीधा स्कैम है, इसके लिए हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जनता भी जो है वो भी काफी समझदार है। अभी परसों ही धारावी की आमदार वर्षा गायकवाड़ ने भी मोर्चा निकाला था, हम लोग सब उसमें शामिल थे। तो उसमें यही सब मुद्दे लिए गए कि हम कुछ विकास के विरोध में नहीं है, लेकिन विकास जनता का किया जाए। लेकिन आपकी बात कोई सुन रहा है कि नहीं अभी सर? क्योंकि आप तो कोर्ट में भी गए हैं ना। नहीं, बात तो उनको सुननी पड़ेगी, क्योंकि अगर जिस दिन डेवलपमेंट की इनोग्रेशन के लिए चाहे वहां पे मोदी जी आए या कोई भी आए, तो धारावी की जनता रास्ते पे उतर कर उसका विरोध करेगी। तो इसके लिए बात तो उनको सुननी पड़ेगी। तो ये अभी हाल ही में देवेंद्र फडणवीस जी ने बड़ा स्टेटमेंट दिया कि चुनाव आते ही ऑपोजिशन के लोग बोलेंगे संविधान को बीजेपी हिंदुत्व बनाने वाला है, चेंज करने वाले और मुंबई को महाराष्ट्र से दूर तोड़ के लेके जाने वाले। तो फडणवीस जी ने कहा कि ये दोनों चीज नहीं होगा। Nobody can change the basic structure of the constitution and BJP will never do it, ऐसे फडणवीस जी का कहना। और जो बार बार राहुल गांधी जी, आपके जो इंडिया अलायंस के आदित्य ठाकरे जी, संजय राउत का बार बार कहना कि मुंबई अलग करने वाले, मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने वाले, दोनों नहीं होगा। ऐसे स्टेटमेंट फडणवीस जी को क्यों बोलना पड़ा? डू यू थिंक देयर इज समथिंग गोइंग ऑन हिंदुत्व ऑर्डर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कैसे काटके साहब, यू आर अ लॉयर योरसेल्फ, इज इट पॉसिबल? देखिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब भी घटना समिति में कॉन्स्टिट्यूशन रखा और घटना समिति ने उसको मान्यता दी, उस समय पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने यही कहा था कि मैं संविधान कितना भी ताकतवर बनाऊं, लेकिन उसको चलाने वाले लोग अगर बराबर नहीं होंगे तो ये संविधान जो है बराबर नहीं चलेगा। तो अभी बीजेपी जो है ये संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकती, लेकिन जो राज्य में, जो देश में जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन है, वो एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में जा रहा है। और जहां तक मुंबई की बात करेंगे तो मुंबई ये तोड़ नहीं सकते, कॉन्स्टिट्यूशनली भले मुंबई को तोड़ नहीं सकते, लेकिन धीरे धीरे मुंबई को खोखला करने का काम जो है वो देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में बीजेपी ने किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मुंबई के काफी बिजनेसेस जो है वो धीरे धीरे सब गुजरात में शिफ्ट हो रहे हैं। बुलेट ट्रेन लाने का उनका वही रीजन था कि मुंबई के जो लोग हैं, व्यापारी है, उनको इजी कनेक्टिविटी मिले अहमदाबाद की तरफ और वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट अहमदाबाद में करेंगे। तो इस प्रकार से धीरे धीरे उन्होंने मुंबई को खोखला करने का काम किया है। लेकिन मुंबई वालों का स्पिरिट जो है वो जबरदस्त है और उनका जो इंटेंशन है मुंबई को खोखला करके मुंबई को अलग करने का, भले वो ज्योग्राफिकली अलग नहीं करेंगे, लेकिन इकोनॉमिकली जो उनका इंटेंशन है वो इंटेंशन पूरा नहीं पाएगा। इनफैक्ट द डायमंड मार्केट विद द डायमंड बोर्स, व्हिच बाय द वे इज सपोज्ड टू बी इज इन बीकेसी, जो डायमंड बोर्स यहीं पे बीकेसी में बनाई गई है सर, वो 60% खाली हो गई है। सब सूरत चले गए। सूरत में जो नई डायमंड मार्केट जो बनी है, दे ऑल गॉन देयर। तो यहाँ पर तकरीबन डायमंड मार्केट खत्म के बराबर है, ना के बराबर है। दैट इज ऑलरेडी स्टार्टेड। संदीप पाटके साहब, देखिए, अभी अगर आप पूरा थोड़ा इकोनॉमिकली देखेंगे तो देश में 2020 के बाद में एसएमईज के आईपीओ आ रहे हैं, जो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज जो कंपनीज है उनके आईपीओ आ रहे हैं। लेकिन अगर आप उस आईपीओ पे ध्यान डालोगे तो उसमें ज्यादा से ज्यादा कंपनियां जो है वो गुजरात की है। तो पूरा इकोनॉमी जो है वो गुजरात की तरफ लेके जाने का, पूरी मुंबई की कंपनी जो है वो गुजरात की तरफ लेके जाने का, जो कंपनी को गुजरात में आने का है तो उनको केंद्र शासन के माध्यम से और राज्य सरकार के माध्यम से बड़े बड़े पर्क्स देने का, पैकेजेस देने का और पूरे गुजरात को कब्जे में रखकर पूरे हिंदुस्तान की इकोनॉमी गुजरात लेके जाने का, ये सब प्लान जो है ये शुरू से मोदी और अमित शाह करते आ रहे हैं और आने वाले समय में ये सब चीजें आपको दिखेगी। काटके साहब, आज भुजबल साहब जब दौरे पर गए थे, अवकाल ग्रसित दौरे पे, तो वहां से बहुत आंदोलन देखा कि भुजबल गो बैक, इस प्रकार से। तो ये गांव बंदी एक था और दूसरा ये था कि प्रोटेस्ट अगेंस्ट छगन भुजबल। तो क्या आपको लग रहा है कि ये डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के लिए ठीक है जिस प्रकार से ये हो रहा है? और खास करके भुजबल जी को जो टारगेट किया जा रहा है अलग अलग जगह पे, जहां भी वो जाए वहां टारगेट किया जाए, गो बैक, तो ये कहां जाकर एंड रिजल्ट क्या दिखता है आपको इसके बारे में? ये क्या लोकतंत्र के लिए ठीक है? देखिए, अगर इसका मुझे आप पॉलिटिकल एनालिसिस करने बताओगे तो मैं इसका पॉलिटिकल एनालिसिस ऐसे करूंगा
क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे डोमिनेंट जो है वो मराठा कम्युनिटी है और वोट शेयर में भी मराठा कम्युनिटी एक गट्टा मतदान कभी नहीं करती। तो ये मराठा कम्युनिटी जो है इकट्ठा आ रही थी, तो ये आंदोलन के माध्यम से मराठा कम्युनिटी आ रही थी, तो कैसे भी करके इनको तोड़ना है तो ओबीसी को अलग अलग ग्रुप में बांट दो। तो भुजबल साहब जो है वो माली कम्युनिटी से आते हैं, वो भी ओबीसी कम्युनिटी में शामिल है। तो मराठाओं को अगर रिजर्वेशन मिलता है, क्योंकि मराठा में ऑलरेडी 60% लोगों को कुणबी के माध्यम से रिजर्वेशन मिला है, लेकिन इस आरक्षण के मुद्दे पर कुणबी समाज भी जो था वो पूरा की पूरा कुणबी समाज जरंगे पाटिल के समर्थन में था और सभी लोग जो है मराठा के आरक्षण के समर्थन में थे। लेकिन धीरे धीरे अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे इस आंदोलन में फूट डालने का काम राज्य सरकार के माध्यम से हुआ है और यहाँ पे धीरे धीरे जो है वो पोलराइजेशन करने का काम शुरू हुआ है ओबीसी में, क्योंकि ओबीसी अगर एक गट्टा कोई भी पार्टी के साथ में जाता है तो उसकी सत्ता आ सकती है, क्योंकि 50% के अबो जो है वो ओबीसी का पॉपुलेशन है। तो इसके लिए आपको आने वाले समय में दिखेगा कि ये संघर्ष और बढ़ेगा और जरंगे पाटिल जी को कॉर्नर करने के लिए छगन भुजबल जी हो, क्योंकि अभी आपने 2 दिन पहले स्टेटमेंट सुना होगा कि छगन भुजबल जी का जो स्टेटमेंट है वही राज्य सरकार की भूमिका है, ऐसा इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में ये संघर्ष और बढ़ेगा और ओबीसी के अंदर फ्रैक्शंस निर्माण कर उसका फायदा लेने का कोशिश जो है जी। तो खाड़के साहब, आप अभी जिस प्रकार जिस रफ्तार से आज के तारीख में 32 लाख के ऊपर नोंदणीकरण हो गए मराठाओं का, कुणबी मराठाओं का, तो और जरंगे पाटिल जी का कहना है कि सब मराठाओं को देना चाहिए, नारायण राणे का कहना है कि नहीं नहीं सब मराठा ये लेंगे नहीं। तो ये विवाद है। मनोज जरंगे पाटिल फिर बोलते हैं कि जितने को मिलता है उनको जिसको लेना है उसको लेने दो। तो ये फिर बच्चू कडू जी का स्टेटमेंट है कि भुजबल जी जो कर रहा है वो गलत है, इस प्रकार से होना नहीं चाहिए। तो ये कंफ्यूजन है मराठा कम्युनिटी के अंदर भी, और आप इसको कैसे एनालाइज करते हो? बच्चू कडू, छगन, ये जरंगे पाटिल, और जिस रफ्तार से सर्टिफिकेट्स मिल रहा है, और फिर कहना है कि ये पहले भी मिल सकता था, 27 साल लेट क्यों हो गया? काके साहब देखिए, इसको अगर आप देखोगे, सबसे पहले हमको आरक्षण का बेसिस को समझना होगा। मैंने हमेशा लास्ट टाइम भी आपको कहा है कि आरक्षण जो है वो आर्थिक निकष के ऊपर नहीं होता है, वो सामाजिक परिस्थिति के ऊपर होता है जी। जहां तक मराठा समाज की बात करेंगे तो 1000 के ऊपर महाराष्ट्र के अंदर एमएलए जो है वो मराठा कम्युनिटी के थे, 13 के ऊपर मुख्यमंत्री अब तक जो है वो मराठा कम्युनिटी के रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में अगर आप पूरी जितने भी कोऑपरेटिव सेक्टर है और कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है वो पूरा कोऑपरेटिव मूवमेंट मराठाओं के हाथ में है। आज भी अगर आप महाराष्ट्र की विधानसभा में देखोगे तो 115 के ऊपर मराठा एमएलए है। तो रिप्रेजेंटेशन में मराठा कम्युनिटी को किसी प्रकार का किधर भी वो कमी नहीं है। रिजर्वेशन जो है वो रिप्रेजेंटेशन के लिए है, यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी सभी समाज को मिलनी चाहिए, उसके लिए है। लेकिन अभी जो मराठा आरक्षण की मांग हो रही है वो सामाजिक तरीके से नहीं तो आर्थिक तरीके से हो रही है, क्योंकि मराठा समाज जो था शुरुआत में काफी अमीर समाज माना जाता था, उनके पास काफी जमीन थी 300 साल पहले, लेकिन धीरे धीरे वो सभी जमीन पूरी बंटवारे में जा जाकर अभी का जो जनरेशन है उनके पास जमीन नहीं बची और नौकरियां नहीं है। तो इसके लिए राज्य सरकार के माध्यम से अगर रिजर्वेशन मिलता है तो उनको नौकरी I think we got a problem. we can't hear Mr. Sandeep Katke. I think you are getting a call, sir. आपको फोन आ रहा है। संदीप अभी आ रही है आवाज? हाँ, अभी आ रही है सर, अभी आ रही है। तो ये सब चीजें उसके ऊपर निर्भर करती है। लेकिन अभी अगर आरक्षण का, क्योंकि आपने देखा होगा गुजरात में पाटीदार आंदोलन इतना संघर्ष में रहा, लेकिन पाटीदारों को भी वहां पे आरक्षण नहीं मिल पाया, राजस्थान में गुजरों को आरक्षण नहीं मिल पाया। तो सिर्फ ये पॉलिटिकल माइलेज के लिए ये सब चीजें। I think you are getting a call, sir. Somebody is very persistent, wants to talk to you. जी संदीप काटके साहब बोलिए। प्रावधान करना पड़ेगा। तो आपके मुताबिक am I to understand कि मराठा आरक्षण का भी जो अंजाम होगा वो पाटीदार आरक्षण का जो अंजाम हुआ गुजरात में वैसा ही होगा? Is that what you're saying, sir? देखिए, अभी
मतलब ये चीज मुझे बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर भी ये चीज बोलता हूँ कि गुजरात के अंदर पाटीदार आंदोलन का नेतृत्व जिनके पास था हार्दिक पटेल, उन्होंने शुरू में मोदी जी के अगेंस्ट में पूरी राजनीति की, लेकिन उनको ही बाद में बीजेपी ने घेर के अपने साथ ले लिया और उनको एमएलए बना दिया। तो वो आंदोलन जो है वो पाटीदारों का पूरा खत्म ही कर दिया। तो उसी प्रकार से महाराष्ट्र में भी आने वाले समय में क्या होगा, ये फिर उसके हिसाब से आप भी प्रेडिक्ट कर लो, क्योंकि बीजेपी कैसी है, जैसे अभी हमने कहा कि हर राज्य में बीजेपी की सरकार आ सकती है। तो मुझे लगता है भले चुनाव के नतीजे कुछ भी आए तो बीजेपी के लोगों को ऐसा लगता है कि भैया भले कांग्रेस इलेक्शन में जीत जाएगी लेकिन सत्ता तो हम ही बनाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ, हो सकता है कि जरंगे पाटिल साहब भी एक दिन भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हों। कहने का मतलब ये हुआ, आप नहीं बोल रहे। भले जरंगे पाटिल जी को डायरेक्टली नहीं देंगे, लेकिन जरंगे पाटिल के आजू बाजू में जितने भी लोग मूवमेंट चला रहे हैं तो शायद से उनका मूवमेंट खत्म करने के लिए बीजेपी जो है वो उनके सहयोगियों को पद दे सकती है। जी और यस काका साहब, वो एक नतीजा आप देख रहे हैं कि आज एनसीपी का जो मीटिंग था, रेगुलर मीटिंग था, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग, अजित पवार जी का, सुनील तटकरे ने फुल फ्लेज कहा कि जो डिसीजन अजित पवार प्रफुल्ल पटेल ने लिया है कि सत्ता के साथ रहकर लोगों के लिए संघर्ष करना, लोगों को न्याय देना, ये आज का नहीं, 2014 से पहले, इलेक्शन से पहले ये तय हो गया था कि हम लोग बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। एक शरद पवार जी अकेले थे जो हर चीज हर बार फाइनलाइज होने के बाद अपोज कर रहे थे। तो यही आप जो बोल रहे आगे जाके यही होने वाला है, राष्ट्रवादी हो, एकनाथ शिंदे जी हो, जितने भी आप लीडर्स देखेंगे बाकी, बिकॉज ऑपोजिशन तो कुछ बचा ही नहीं है। काटके साहब सही बात है कि जैसे कि अभी फडणवीस जी ने स्टेटमेंट दिया कि भारत के संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर को कोई हिला नहीं सकता, तो उसी प्रकार से भले संविधान को आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन संविधान चलने वाले लोग ही अगर गलत है तो उसका मिसयूज करके अपने फायदे के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। 2014 में जब इलेक्शन हुआ, 2014 में शिवसेना और बीजेपी जो है वो अलग अलग लड़ी। जैसे रिजल्ट आया तो पवार साहब ने बाहर से बीजेपी को समर्थन दे दिया और बीजेपी सत्ता में आ गई। तो ये भी सब चीजें हैं हमने देखी है। तो सत्तामेव जयते, सत्यमेव जयते से ज्यादा अभी जो पावरफुल वर्ड है वो सत्तामेव जयते है जी। तो सभी लोग को सत्ता चाहिए और सत्ता के लोग कुछ भी करेंगे। क्या बात है। क्या किसानों से न्याय हो रहा है? किसानों, बिकॉज जो विजय वडेट्टीवार ने कहा कि पहले दुष्काल का समस्या था, अभी अवकाल का समस्या हो गया। पूरे मराठवाड़ा विदर्भ में किसान टोटली डिस्ट्रॉयड है, उनका जो ग्रेप्स है, ऑरेंजेस है, हर चीज डिस्ट्रॉय हो चुका है और पंचनामा में देरी हो रहा है, सरकार के तरफ से रिएक्शन बहुत टाइम लग रहा है, किसान सफर हो रहा है। तो आपको क्या रिपोर्ट मिला, आप कैसे देखते हो इसको? इज द गवर्नमेंट ट्रिपल इंजन सरकार सचमुच लोगों जो किसान को न्याय है, ₹1 पीक बीमा वगैरह वगैरह, पंचनामा, तो सब ठीक चल रहा है करके साहब? आप सुनाई नहीं दी आपको? I think he's getting a call again. I think Mr. Katke is very much in demand today. सुनाई दिया आपको? Can't hear you, sir. तो महाराष्ट्र में अगर आप देखोगे तो महाराष्ट्र में अभी जो अवकाली बारिश हुई, हाँ। तो बारिश में काफी किसानों की फसल जो है वो उद्ध्वस्त हुई और अपने जो लीडर्स थे वो प्रचार के लिए तेलंगाना गए थे। शिंदे साहब प्रचार के लिए राजस्थान गए, तेलंगाना गए। तो काफी जो यहाँ के महाराष्ट्र के नेता है वो अपना महाराष्ट्र का दौरा छोड़कर वो अलग अलग राज्यों में इलेक्शन का प्रचार करने गए थे। तो इसके ऊपर ही हम लोग ये आकलन कर सकते हैं, ये ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि ये सरकार किसानों के बारे में कितने कि जो किसानों का मोर्चा हुआ पंजाब में, वो किसानों के मोर्चे के ऊपर मोदी सरकार ने किस प्रकार से उनका मोर्चा दिल्ली में नहीं आना चाहिए इसके लिए वहां पे बड़े बड़े गड्ढे बना दिए, उनका पानी बंद कर दिया, उनको खाने की सुविधा बंद कर दी। तो मैं समझता हूँ कि सरकार जो है किसानों के अगेंस्ट में ही है और उसका रिजल्ट जो है पंजाब ने अच्छी तरह से बीजेपी के मुंह पर तमाचा मारकर आम आदमी पार्टी को सत्ता देकर दे दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये सरकार जो है किसानों के विरोध में है
उद्धव ठाकरे जी ने भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी परसों भी उन्होंने वही कहा कि सबसे पहले जो अपने किसानों का नुकसान हुआ है उनका जो भी बारिश की वजह से उनको जो नुकसान हुआ है सबसे पहले वहां पे जाके उनकी नुकसान भरपाई करो। लेकिन अभी तक कोई भी मतलब शासन आपल्या दारी ऐसा बोल के ये जो मंत्री लोग हैं करोड़ रुपया खर्चा करके बड़े बड़े इवेंट करते हैं, लेकिन शेतकरी के दरवाजे पे अभी तक कोई भी मंत्री वहां पे गया नहीं और वहां पे कोई पंचनामे हुए ना और कोई भी प्रकार की मदद जो है अभी तक उनको मिली नहीं। दुरुस्त बात। अभी दत्ता दलवी जी को अरेस्ट कराया, ही वाज अरेस्टेड। उनका कहना है कि एकनाथ शिंदे जी के बारे में डिफेमेटरी जिस प्रकार से बात किया वो ठीक नहीं था और उनको अरेस्ट करके जेल में भेज दिया। उनका कार अटैक हो गया, गाड़ी घर पे अटैक हुआ, अभी भले पुलिस लगा हुआ है तो वो बेल और ऊपर चक्कर चालू है अभी। तो आप क्या, अभी संजय राउत, उद्धव ठाकरे जी सबका कहना है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इज बीइंग अटैक्ड बाय दिस गवर्नमेंट, तो आप क्या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच इस पे बिलीव कर रहे हो जो भी हुआ दत्ता दलवी इंसिडेंट में? देखिए राजनीति का स्तर जो है वो काफी गिर चुका है। अगर महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र जो है वो सबसे सुसंस्कृत ऐसा राज्य था, हम इसको पुरोगामी महाराष्ट्र ऐसा बोलते हैं। महाराष्ट्र ने इस देश को छत्रपति शिवाजी महाराज दिए, इस भारत का संविधान निर्माता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर दिए, इस भारत को समतामूलक समाज की व्यवस्था निर्माण करने के लिए जिसने प्रेरणा दी वैसे महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहू महाराज ये सब दिए। लेकिन आज अगर हम देखते हैं इस राजनीति का स्तर जो है वो काफी गिरा हुआ है। यहाँ पे आप देखते हो कि जैसे वो राणे के लड़के हैं वो किस प्रकार की भाषा जो है वो मीडिया के माध्यम से यूज करते हैं। आप संजय राउत को देखेंगे तो संजय राउत मीडिया के सामने आके थूकते हैं, गालियां देते हैं। अभी जो परसों का जो था, जो दत्ता दलवी जी को अरेस्ट हुई, मैंने भी वो स्पीच सुना तो उसमें भी उन्होंने इनको गाली दी। तो मैं समझता हूँ कि पूरी देश की जनता, राज्य की जनता ये आपको देखती है, आप नेता हो, नेताओं ने कुछ अच्छे संस्कार अपने प्रजा के लिए करना चाहिए, ना कि अपनी वैयक्तिक दुश्मनी जो है वो पब्लिक फोरम में आकर गालियां देकर इस प्रकार से एक दूसरे को कोस कर निकालनी चाहिए। आप काम के माध्यम से, आप आंदोलन के माध्यम से, आप अलग अलग इश्यू के माध्यम से एक दूसरे को काउंटर कर सकते हो, लेकिन अभद्र भाषा यूज करना, एक दूसरे को गालियां देना, एक दूसरे के ऊपर आकस रख के एक दूसरे के ऊपर सूढ़ बुद्धि से किस प्रकार की कार्रवाई करना, मैं समझता हूँ कि ये राजनीति का हिस्सा नहीं है। इसके पहले हमने राजनीति देखी है वो अलग तरीके की थी, लेकिन आज की राजनीति दुर्दैव से बहुत अलग तरीके की है। और मैं इसका पूरा श्रेय जो है महाराष्ट्र की राजनीति गंदी करने का पूरा श्रेय जो है अपने देवेंद्र फडणवीस को देना चाहूंगा। Really wonderful. Mr. Fadnavis gets the credit no matter what. Whatever he does, invariably his name pops up somewhere or the other. Right, thank you so much, sir. संदीप पाटिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, कीप अप द गुड वर्क, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू सर। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। Right, that's just about it as far as tonight's show is concerned. आज के शो में सिर्फ इतना ही। और आप देखते रहे नेशन नाउ, प्लीज डू कीप वॉचिंग नेशन नाउ एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आप लाइक करें इफ यू लाइक द चैनल, शेयर इट if you feel like sharing it, and send in your responses. We'll read out your responses tomorrow, but do send in as many responses as you can. जितने भी आप comments भेजें, we'll try and read out as many as possible, but we shall do that tomorrow, not tonight. For tonight, that's all we've got for you from both Pradeep ji and myself. आप सब लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम।